हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी एमपी फिटनेस से। मैं यहाँ कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं जिनका अलग अलग इश्यू है। तो सारे इश्यूज़ के ऊपर मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इश्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं उसमें सबसे पहले इश्यू था कि सर ट्रेनिंग कब से होगी और कहाँ होगी। तो ये तो आपको सबको पता चल गया है कि 1 जुलाई 2026 से ट्रेनिंग शुरू हो रही है और कहाँ होगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन से ट्रेनिंग सेंटर में आपकी ट्रेनिंग होने जा रही है, क्योंकि सभी जोन से आपके लिए जब जॉइनिंग लेटर आएगा तो उसमें आपको ये इंटीमेशन दिया जाएगा कि कौन से ट्रेनिंग सेंटर में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो महिला कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुई हैं, तो महिलाओं के लिए मैं बता देता हूँ 2 ट्रेनिंग सेंटर्स को चूज़ किया गया है, जिसमें वलसाड़ जो गुजरात में पड़ता है वहाँ लगभग 300 प्लस में महिला कैंडिडेट्स जाएंगी, और एक कोई दूसरा ट्रेनिंग सेंटर चूज़ किया जाएगा जिसके बारे में मैं आपको 10 या 11 तारीख को बताऊंगा कि कौन सा ट्रेनिंग सेंटर आपको चयन में आया है। तो सभी मेल कैंडिडेट्स अभी ये समझ लें कि अभी आपका ट्रेनिंग सेंटर डिसाइड नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 4 भागों में आरपीएफ के जोन्स बांट रखे हैं और उसके अनुसार ही ट्रेनिंग सेंटर्स ही बांट रखे हैं। लेकिन अभी वर्तमान में मौला अली में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए जो साउथ सेंट्रल रेलवे से मेल भर्ती हुए हैं वो किसी दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में भेजे जा सकते हैं। वो अभी ट्रेनिंग सेंटर डिसाइड नहीं है। ऐसे ही आरपीएफ एकेडमी लखनऊ, जहां सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग चल रही है और वहां पर कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग नहीं होती है, इसलिए आपका वहां कोई भी उम्मीद नहीं है कि आपको वहां भेजा जाए। बाकी ट्रेनिंग सेंटर आप अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। फिर भी साउथ ईस्टर्न खड़गपुर जा सकते हैं, कचरापारा जा सकते हैं। ईसीआर वाले हाजीपुर वाले जो हैं वो आपके मोकामा घाट में जा सकते हैं। बाकी जो रेलवेज़ हैं एनडब्ल्यूआर, एनआर, बांदीकुई है, उधर भेजे जा सकते हैं। कुछ लड़के एनआर के प्रयागराज भी भेजे जा सकते हैं। गोरखपुर में भी आपके जो एनईआर के लोग हैं वो और दूसरी रेलों के जो बचे होंगे उनको भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी रेलों में ऐसे भर्ती हुए हैं कि उनके ट्रेनिंग सेंटर से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए बचे हुए कैंडिडेट्स को दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। त्रिचुरापल्ली जो है वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर है आरपीएफ का, वहाँ भेजा जा सकता है। 5 बटालियन जो आरपीएफ की थी वहाँ ट्रेनिंग के लिए आपके लेटर में दिया गया है कि वहाँ ट्रेनिंग नहीं होगी। 7 बटालियन मौला अली आरपीएफ में है, यहाँ भी आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो जो 6 बटालियंस दे रखी हैं उनके अलावा जो बटालियंस हैं उनमें आपकी ट्रेनिंग हो सकती है आरपीएफ वालों की। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर लीव कितनी मिलेंगी, तो मैं आपको लीव के लिए बता देता हूँ। जब आप पोस्टिंग हो जाएगी आपकी, तो आपको 1 साल में 15 दिन सीएल, जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, आकस्मिक अवकाश, वो आपको मिलता है। और जनवरी से लेके 30 जून तक 15 एलएपी आपको मिलेंगी, और जुलाई से लेके दिसंबर तक वो 15 एलएपी आपकी जुड़ जाएंगी जुलाई में। तो कुल मिलाकर 30 दिन औसत वेतन छुट्टी मिलता है, जिसकी आपको पूरी पेमेंट मिलती है चाहे आप छुट्टी में रहें। तो आपको 45 डेज़ की इस तरह की छुट्टियां मिलेंगी। और उन छुट्टियों के साथ यदि आप सीएल ले रहे हैं, आप मान लीजिए कि 6 दिन ड्यूटी की है, तो 6 दिन के बाद आपको एक वीकली रेस्ट दिया जाएगा। अगर आपका घर नज़दीक है तो जैसे एक सीएल आपने ले लिया तो वीकली रेस्ट आप ले सकते हैं, तो टोटल 2 दिन हो जाएंगे। इसी तरह आप लगातार अगर 13 या 14 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको 2 रेस्ट छुट्टी के साथ मिल सकते हैं, जैसे एक सीएल लिया और 2 रेस्ट ले लिए। यदि आप 21 डेज़ कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं और आप रेस्ट नहीं लेते हैं किसी कारणवश, तो आपको 3 रेस्ट एक साथ मिल जाएंगे, और एक सीएल आप लेना चाहते हैं तो टोटल 4 डेज हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से महीने में अगर आप छुट्टी जाते हैं तो 3 रेस्ट एक साथ मिल सकते हैं,
और जितने दिन की आप CL छुट्टी जाएंगे वो छुट्टी आपको मिल जाएंगी। ये आपके जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जहां आप पोस्टिंग होंगे, वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स होंगे, वो सुविधा अनुसार आपको इस तरह के छुट्टियां प्रदान करते रहते हैं। तो आपको 15 दिन CL और 30 दिन LAP, तो कुल मिलाकर आपको 45 दिन की छुट्टियां आपको एक साल में मिलती हैं। महीने में 4 दिन आपको वीकली रेस्ट मिलता है, हर 6 दिन बाद। आप लगातार रेस्ट लेना चाहते हैं तो एक महीने में आपको 3 रेस्ट भी मिल सकते हैं। इसके बाद कई कैंडिडेट्स के क्वेश्चन है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी का मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको स्टाइफंड मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। तो स्टाइफंड में आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपका जैसे बेसिक 21,700 है, उसके ऊपर जो 60% DA है वो, और राशन मनी 4,601 रुपये। इस तरह से आपका टोटल बैठता है 39,231। तो लगभग 39,000 कुछ चेंज आपको स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग में। जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद 2 चीज़ें आपके पेमेंट में जुड़ जाएंगी, जिसमें एक हाउस रेंट अलाउंस रहेगा जो सिटी के हिसाब से रहेगा। आप A1 सिटी में है तो आपको 30% हाउस रेंट मिलेगा, B में आता है तो आपको 20% है, और C में है तो आपको 10% है, या XYZ इस तरह से वो सिटीज़ बटे हुए हैं। इसके अलावा एक अलाउंस आपको और मिलेगा जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। अगर आप मुंबई जैसे शहर में हैं, A1 सिटी में हैं, तो आपको लगभग 5,000 से ज़्यादा हाउस मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। और अगर आप दूसरे किसी शहर में हैं तो उसका आधा आपको लगभग 2627 रुपये मिलेगा। तो इतना आप अपने पेमेंट में सिटी के हिसाब से और एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे तो वो आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप ड्यूटी पर अपने हेडक्वार्टर से बाहर 8 किलोमीटर से ज़्यादा भेजे जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। यदि आप 24 घंटे बाहर रहते हैं, 12 घंटे से ज़्यादा रहते हैं, और 24 घंटे रहेंगे 12 घंटे से ज़्यादा या 24 घंटे तक, तो आपको 100% 625 रुपये अभी चल रहा है रेट उसका। अगर आप 6 घंटे से कम रहते हैं तो 70% रहता है। और ये जो आपका टीए है वो आपका मिलेगा उस पेमेंट के साथ में, तो इसका 30% रेशियो रहेगा, 30%, 70% और 100%। इस तरह से आपको टीए मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन और आ रहा है कि ट्रेनिंग में लीव कितनी मिलेंगी। तो ट्रेनिंग में लीव का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज़ में, जिसमें डेथ केस हो जाता है फैमिली में, या ब्लड रिलेशन में खुद के सगे भाई की या सगी बहन की शादी है, तो 2 से 3 दिन का आपको लीव मिल सकता है। ये आपके जो अधिकारी होंगे उनके ऊपर निर्भर करेगा। बाकी ट्रेनिंग में लीव का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए आप सभी मेंटली रूप से तैयार होकर आएँ कि आपको लीव नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार मेरे पास, एक्स सर्विसमैन का फिजिकल में क्या कोई छूट मिलेगी। ट्रेनिंग मैनुअल में मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। यदि उनकी उम्र 45 साल से अधिक है तो उनको रनिंग में छूट दी जाएगी, और जो 1600 मीटर का रनिंग है वो 800 मीटर किया जाएगा। 100 मीटर का जो उनका प्रावधान है, 100 मीटर की रनिंग के लिए उनको छूट दी जाएगी। बाकी आपको रोप क्लाइंबिंग, मैट वर्क, ये सब कुछ करना पड़ेगा। पुलअप्स हैं वो भी करनी पड़ेंगी। और पूरी ट्रेनिंग, इन्फेंट्री ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, जैसे आपने अपने आर्मी में, एयरफोर्स में या कहीं भी किया, वैसा RPF की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर PVR हमारा लेट हुआ है या मेडिकल लेट हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिनका PVR लेट होगा, जिनका मेडिकल नहीं हो पाया या हुआ है, लेट पहुंचा है, और वो 20 या 22, 25 तारीख तक नहीं आते हैं, तो उनको नेक्स्ट बैच में कॉल किया जाएगा। तो ये संभावना रखिए कि अगले बैच में उनको, ऐसा नहीं कि बहुत लेट करेंगे, 1 आध महीने वो लेट हो सकते हैं। फिर है कि सर हम
जिस रहने वाले हरियाणा के हैं, जोन हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे है, तो कौन सा ट्रेनिंग सेंटर उनको दिया जाएगा। तो आपके जहाँ रह रहे हैं आप, वहाँ के हिसाब से ट्रेनिंग सेंटर आपको नहीं मिलेगा। आप जिस जोन में भर्ती हुए हैं उस जोन के नज़दीक जो ट्रेनिंग सेंटर होगा उस ट्रेनिंग सेंटर में ही आपको भेजा जाएगा। जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर है मौलाली, लेकिन यहाँ पर अभी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए आपको तिरुचिरापल्ली भेजा जा सकता है, या इसके नज़दीक जो ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे वहाँ पर भेजा जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो SWR, सदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, इन रेलों से जो भर्ती हुए हैं, इन जोन में जो भर्ती हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग सेंटर जो रहेंगे वो कोशिश ये की जाएगी कि आप एक ही ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करें। आपके जहाँ आपका निवास स्थान है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं दिया जाएगा। जो जोन में आप भर्ती हुए हैं उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बार बार मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ कि किट में क्या क्या सामान लेकर जाएं। आप 28 या 29 को ट्रेनिंग सेंटर्स में रिपोर्ट करेंगे। आप एक ट्रॉली बैग ले लीजिए, बड़ा ट्रॉली बैग ले लीजिए, उसमें ज़रूरत का सामान ज़्यादा नहीं लेके जाना है। कैंटीन अवेलेबल रहेंगी, कैंटीन में हर चीज़ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। जो चीज़ें तुरंत आपको लेकर चलनी है वो उसमें एक मच्छरदानी रख लेना, आप एक वाटर बोतल रख लेना पानी का कम से कम 1 लीटर का। कई कैंडिडेट बोल रहे हैं प्रेस लेकर आ सकते हैं, प्रेस बिल्कुल भी लेकर नहीं आनी है, अलाउड है ही नहीं, नहीं तो प्रेस आपकी जमा हो जाएगी। केटल के लिए बोल रहे थे कि पानी गर्म करने के लिए, वो भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कैंटीन में जहां आपका मेस रहेगा वहां से आपको गर्म पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। नहीं तो डिस्पेंसर लगे हुए हैं गर्म पानी के, ठंडे पानी के, वो आप पानी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप कुछ भी लेकर नहीं आए। कोई भी महंगा सामान, कोई गोल्ड का, कोई भी ज्वेलरी, महंगी घड़ी, कोई भी महंगा सामान आप लेकर नहीं आए। जो पहनने के कपड़े हैं सिविल, वो आप कम से कम लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पहनने के लिए ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो आप पीटी ड्रेस में रहेंगे या यूनिफॉर्म में रहेंगे। पीटी ड्रेस के लिए मैंने आपको बोला था ब्राउन लोअर अगर आपको मिल जाता है एक ले लेना, एक वाइट टी शर्ट ले लेना, बाकी चीज़ें आपको ट्रेनिंग सेंटर में अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी जोन आपके कुछ सामान प्रोवाइड कराएंगे, तो बहुत सामान आपका हो जाता है, इसलिए आप घर से कम सामान लेकर आएँ। हाँ, खाने के लिए आप घी, ड्राई फ्रूट्स ये ज़रूर लेकर आएँ, ये ध्यान रखिएगा। 2 बेडशीट के लिए मैं बताया था आपको, वो ले लेना। जो आपका दैनिक यूज़ का सामान है, डेली यूज़ का सामान है, वो ले लेना। सेविंग किट अपनी आप ले सकते हैं। सैंडो बनियान वाइट कलर की या हाफ बाजू की जो आपकी बनियान आती है, हाफ बाजू वाली बनियान, वो साथ में ज़रूर लेकर आएँ। वो शायद कैंटीन में कम मिल पाती हैं, तो आप ख़रीद कर लेके आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को ही लेकर आएँ, ज़्यादा सामान आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग करते करते आपके पास बहुत सारा सामान हो जाता है। और ये सारा सामान जो आपको यहाँ जो अर्जेंट चाहिएगा वो कैंटीन से आपको उपलब्ध हो जाएगा कम पैसों में, उसका पैसा आपको ही पे करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं, जो जो मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। अच्छे रहिए, घर पे रहिए, गर्मी से बचिए, बाहर मत निकलिए, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है अभी। स्वस्थ रहिए, बिना किसी चोट के आप हर हालत में ट्रेनिंग को अटेंड करिए। बाकी जो चीज़ें हैं जिनकी इंजरी है, जिन्होंने मुझे बताया है, आप एक बार ट्रेनिंग सेंटर पहुंचिए, ट्रेनिंग करिए। जो भी छोटी मोटी इंजरी है वो ट्रेनर्स आपको ठीक कर देंगे। रेलवे हॉस्पिटल से आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपका इलाज होगा, आपको फिट रखा जाएगा, और किसी को भी ट्रेनिंग से बाहर नहीं निकाला जाता है। आप ऐसा मत समझिए, किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। आप प्रॉपर ट्रेनिंग करिए, अच्छे से ट्रेनिंग करिए, और आरपीएफ का नाम करिए। बाकी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप उनको देखते रहिएगा। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, ये इन बिंदुओं के अलावा, ये मैंने जो जो चर्चा की है आपसे, जो क्लियर कर दिया है, इसके अलावा कुछ है तो आप मुझे बताना। एक कैंडिडेट का मेरे पास आया था कि उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, 8 बटालियन में उसका मेडिकल हुआ था। उनका कॉल भी आया, मैंने बात भी की उनसे। जो भी मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ करूँगा, और मैंने उनसे वादा किया है कि वो ट्रेनिंग करेंगे और 100% करेंगे, भले ही लेट होंगे लेकिन करेंगे वो, क्योंकि सिस्टम का कुछ गड़बड़ी है तो वो जाके वहाँ ठीक हो जाएगा। तो आप
से अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो, तो आप उनको बता दीजिए, धैर्य रखें। सारे लड़कों का पीवीआर हो जाएगा, सारे लड़कों का जो मेडिकल बचा हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। सभी आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब ट्रेनिंग करेंगे, अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसी आशा के साथ कि आप आएँ, गर्व महसूस कर रहे हैं सभी को, अपने फैमिली को, कि आप लाखों बच्चों में से चुनकर आप आरपीएफ में सेलेक्ट हुए रेल की सेवा करने के लिए, हमारे देश की सेवा करने के लिए, और रेल का और आरपीएफ का नाम गर्व से ऊपर रखने के लिए। वेलकम आरपीएफ फैमिली, हृदय से आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।